चाइना ने पिछले सिर्फ 3 साल में इतना सीमेंट और सैंड यूज किया है जितना अमेरिका ने पूरी 20th सेंचुरी में किया था। अब जिस फोन पर ये वीडियो देख रहे हैं उसकी स्क्रीन रेत से बनी है। आप जिस घर में बैठे हैं वो रेत से बना है। इवन आपके कंप्यूटर की माइक्रोचिप्स भी रेत से बनी है। रेत या सैंड आज के मॉडर्न वर्ल्ड का डीएनए बन चुका है। और प्रॉब्लम यह है कि हम उस वजह से सैंड हंग्री बन चुके हैं। आज हर कंट्री को सैंड चाहिए और जितनी मिल रही है उससे कहीं ज्यादा। और जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम हो रही हो तो वहां एंट्री होती है माफियाज की। इंडिया में ये मिट्टी व्हाइट गोल्ड बन चुकी है जिसके लिए आईपीएस नरेंद्र कुमार जैसे ऑफिसर्स की जान भी गई है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि रेगिस्तान की रेत हमारे किसी काम की क्यों नहीं है, सिंगापुर कैसे दूसरे देशों की रेत से अपनी जमीन बढ़ा रहा है और कैसे ये शॉर्टेज इंडिया में एक खूनी सैंड माफिया को जन्म दे चुकी है। चैप्टर 1 सैंड कितनी क्रिटिकल है। आपने कभी नोटिस किया है हम ऑयल क्राइसिस के बारे में बात करते हैं, वाटर क्राइसिस के बारे में डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, पर सैंड क्राइसिस इसके बारे में किसी को पता तक नहीं है। पानी के बाद सैंड इज द सेकंड मोस्ट कंज्यूम्ड रिसोर्स ऑन प्लैनेट अर्थ और कंजम्पशन कितनी है? होल्ड योर ब्रेथ, 50 बिलियन टन्स। जी हाँ, हर साल 50 बिलियन। मतलब सोचिए हर इंसान के लिए इंक्लूडिंग न्यूबॉर्न बेबीज 18 किलो सैंड हर दिन। आप, मैं, आपके पेरेंट्स, सबके लिए 18 किलो डेली। 2020 में एक हिस्टोरिक माइलस्टोन भी क्रॉस हुआ था जब साइंटिस्ट्स ने वाइजमन इंस्टीट्यूट में कैलकुलेट किया कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री ह्यूमन मेड चीजें जैसे कंक्रीट, बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस का टोटल वेट क्रॉस्ड द टोटल वेट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ लाइक ट्रीज एंड एनिमल्स। वो नंबर था 1.1 टेरा टन्स। मतलब अब हमारा कंक्रीट जंगल लिटरली एक्चुअल जंगल से भारी हो गया है और हर 20 साल में हम इसे डबल कर रहे हैं, यानी 30 बिलियन टन नया मटेरियल हर एक साल। वी आर लिटरली बिल्डिंग अ सेकंड अर्थ ऑन टॉप ऑफ द फर्स्ट वन। और असली मजा तो अब आएगा। आपने दुबई देखा है तो बुर्ज खलीफा, पाम आइलैंड्स और कांच के बने वो लाखों करोड़ों के बिल्डिंग्स भी देखे ही होंगे। अब दुबई अरेबियन डेजर्ट के एग्जैक्ट बीच में बैठा है, मतलब चारों तरफ रेत का समंदर, जहां देखो रेत ही रेत। तो लॉजिक तो ये कहता है कि दुबई को सैंड की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, राइट? रॉन्ग। 828 मीटर के इस दुनिया के सबसे ऊंचे बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए दुबई ने लोकल डेजर्ट सैंड का एक भी दाना यूज नहीं किया था, नॉट वन सिंगल ग्रेन। उसे बनाने में 330 मिलियन लीटर्स कंक्रीट चाहिए था और उसकी सारी सैंड ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट की गई थी। ऑस्ट्रेलिया जो कि हजारों किलोमीटर्स दूर है। बट हाउ डज दैट इवन मेक सेंस? और सऊदी अरेबिया जो कि अरेबियन डेजर्ट में ही है, वो भी विजन 2030, नियोम, द लाइन, सब के लिए सैंड इंपोर्ट कर रहा है। लेकिन क्यों? चैप्टर 2 द साइंस। यहां आती है रेत की साइंस। डेजर्ट सैंड कैसे बनती है? लाखों साल, तेज हवाएं और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स से। तेज हवा उन रॉक पार्टिकल्स को उड़ाती है, दूर तक ले जाती है और कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से रगड़ती रहती है। इसका रिजल्ट परफेक्टली स्मूथ, परफेक्टली राउंड छोटे ग्लास मार्बल जैसे ग्रेन्स। साइंटिस्ट्स इसे एओलियन प्रोसेस कहते हैं, यानी विंड ड्रिवन इरोजन। अब आप एक बिल्डिंग बना रहे हो और कंक्रीट में मार्बल्स डाल दो तो वो स्लिप होंगी, रोल होंगी, जिससे कोई स्ट्रेंथ या ग्रिप नहीं आएगी। कंक्रीट को चाहिए होती है ऐसी सैंड जिसके शार्प एजेस हो, रफ सरफेस हो और टूटे हुए कॉर्नर्स हो। और उसके लिए रिवर सैंड परफेक्ट है क्योंकि नदियों के पत्थर टकराते हैं, क्रश होते हैं और उनके शार्प पीसेस बन जाते हैं। और ये जब कंक्रीट में डलते हैं तो एक दूसरे से पजल पीसेस की तरह इंटरलॉक हो जाते हैं, जिससे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनता है और आपकी बिल्डिंग सालों साल खड़ी रहती है। तो डेजर्ट्स की अपार रेत कंप्लीटली यूजलेस है कंस्ट्रक्शन के लिए और ज्यादातर रेत कंस्ट्रक्शन में ही यूज होती है। चैप्टर 3 जियोपॉलिटिक्स एंड वॉर। अब स्टोरी काफी डार्क होने लगती है क्योंकि जब कोई चीज रेयर और वैल्यूएबल हो जाती है तब उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट्स और लड़ाइयाँ होती है। सिंगापुर की कहानी सुनिए। सिंगापुर एक छोटा सा आइलैंड नेशन है। हिस्टोरिकली उनके पास हमेशा से लैंड की कमी रही है, इसीलिए उन्होंने प्लान बनाया अपने लैंड एरिया को बढ़ाने का। कैसे? लैंड रिक्लेमेशन से, मतलब समंदर में रेत डाल के नई जमीन बना लो। 1965 से अब तक सिंगापुर ने अपना टोटल लैंड एरिया 22 से 25% बढ़ाया है। लेकिन इतनी सैंड आई कहां से?
पिछले 20 सालों में सिंगापुर ने 517 मिलियन टन रेत इंपोर्ट की है अपने नेबरिंग कंट्रीज से, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया और वियतनाम से। इन अ वे दैट्स 517 मिलियन टन्स ऑफ अदर कंट्रीज लैंड। इससे इंडोनेशिया में तो इकोलॉजिकल डिजास्टर ही आ गया था। इररेगुलर सैंड माइनिंग की वजह से इंडोनेशिया के रियाओ आर्किपेलेगो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में कई आइलैंड्स पूरे के पूरे हमेशा के लिए गायब ही हो गए। निपा आइलैंड, जो इंडोनेशिया और सिंगापुर के बीच मैरीटाइम बाउंड्री बनाता है, वो भी अग्रेसिव सैंड माइनिंग की वजह से ऑलमोस्ट डूबने वाला था, जिससे सिंगापुर को मैरीटाइम नेगोशिएशंस में एडवांटेज मिल सकता था। इसीलिए 2004 में इंडोनेशियन प्रेसिडेंट मेगावती खुद आइलैंड पे गई और उसके डिफेंस को नेशनल प्रायोरिटी डिक्लेयर कर दिया। सोचिए, प्रेसिडेंट खुद अपने आइलैंड को डिफेंड कर रही है। क्यों? सैंड की वजह से। इसका रिजल्ट, सिंगापुर पे एक के बाद एक एक्सपोर्ट बैन लग गए। मलेशिया 1997 बैन, इंडोनेशिया 2003-2007 डबल बैन, वियतनाम 2009 बैन और कंबोडिया 2017 बैन। पूरा साउथ ईस्ट एशिया सिंगापुर को बॉयकॉट कर रहा था। सैंड माइनिंग पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को भी डिस्टेबलाइज कर देती है, जैसे वियतनाम का मैकोंग डेल्टा, जिसे राइस बोल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया भी कहा जाता है, जहां से 50 लाख लोगों का खाना आता है। वहां हैवी सैंड माइनिंग की वजह से रिवर बेड्स 10 से 15 मीटर्स और गहरे हो गए, जिससे समुद्र का खारा पानी अंदर आ गया और हजारों खेत तबाह हो गए और लाखों किसान रातों रात बर्बाद हो गए। साइंटिस्ट का प्रेडिक्शन तो ये कहता है कि 2030 तक मैकोंग डेल्टा का एक बड़ा एग्रीकल्चर एरिया परमानेंटली डैमेज हो सकता है, जिससे लाखों और लोगों को सिटीज में माइग्रेट करना पड़ेगा। चैप्टर 4, द अंडरवर्ल्ड। जब लीगल सप्लाई बंद हो जाती है तब कौन आता है? द अंडरवर्ल्ड, द माफिया एंड द डार्क साइड। इस सैंड क्राइसिस में इंडिया भी पीछे नहीं है। इंडिया में सैंड माफिया एक रियल, ऑर्गेनाइज्ड और डेडली क्रिमिनल एंटरप्राइज बन गया है। और एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग सैंड माफिया इज इंडियाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क। ये क्राइम नेटवर्क हर महीने रफली $17 मिलियन का रेवेन्यू बनाता है, यानी हर साल 1600 करोड़ रुपए। और ये करोड़ों का इलीगल पैसा भी ऐसे ही नहीं आता, ये हजारों गरीब मजदूरों के एक्सप्लॉयटेशन से आता है। इस पूरे बिजनेस में अप्रोक्सीमेटली 75,000 गरीब मजदूर जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनके पास और कोई ऑप्शंस नहीं है, वो नदियों के पास दिन के कुछ 100 रुपए के लिए 12-12 घंटे रेत निकालते हैं। 30 फीट गहराई में बिना सेफ्टी इक्विपमेंट्स के या बिना ऑक्सीजन टैंक के अपनी जान रिस्क पे डाल के ये लोग अपना पेट भरते हैं। और ये माफिया कितना स्ट्रांग है वो भी देखिए। बालाघाट मध्य प्रदेश में एक बहादुर जर्नलिस्ट संदीप कोठारी ने सैंड माफिया की ऑपरेशंस एक्सपोज करने की कोशिश की। वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पब्लिश ही होने वाली थी कि माफिया ने संदीप को पकड़ के जिंदा जला दिया। फरवरी 2012 मध्य प्रदेश के मोरेना में इलीगल सैंड माइनिंग माफिया को रोकने की कोशिश में एक यंग आईएएस ऑफिसर नरेंद्र कुमार को दिन के उजाले में ट्रैक्टर से कुचल दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके इलीगल ट्रैक्टर्स पकड़े थे। 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से 22 के बीच इंडिया में 418 लोग सैंड माइनिंग की वजह से मर गए, या इलीगल पिट्स में डूबकर, या ओवरलोडेड ट्रक्स के एक्सीडेंट में, या फिर पुलिस के चेक पॉइंट से भागते टाइम टकराने की वजह से। ये सब सिर्फ रेत के लिए, एक ऐसी चीज जो आपको बीच पर पड़ी हुई मिलती है। चैप्टर 5, द होप। इन सब के ऊपर थोड़ी सी होप अभी भी है, क्योंकि रेत को अब भी बचाया जा सकता है। इसका पहला सोल्यूशन है एम सैंड, यानी मैन्युफैक्चर्ड सैंड। ग्रेनाइट और बसॉल्ट रॉक्स को क्रश करके आर्टिफिशियल सैंड बनती है, जिसमें एंगुलर पार्टिकल्स और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, और वो रिवर सैंड से भी बेहतर होती है। AIMIX ग्रुप की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2027 तक ग्लोबल कंस्ट्रक्शन में 50% सैंड एम सैंड होगी। दूसरा सॉल्यूशन हो सकता है बॉटेनिकल सैंडक्रीट। नॉर्वे की NTNU और यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के साइंटिस्ट्स ने इनोवेशन किया है, जहां डेजर्ट सैंड को वुड वेस्ट के साथ मिलाकर 180 डिग्री टेम्परेचर में गर्म करके उसको हाई प्रेशर दिया और डेजर्ट सैंड बन गई यूजफुल। अब स्ट्रॉन्ग पेविंग स्टोन्स, टाइल्स, ब्रिक सब बिना ट्रेडिशनल सीमेंट के भी बन सकता है। और लास्ट सॉल्यूशन है DRT सैंड टेक्नोलॉजी। ये एक एडवांस्ड नैनोटेक कंपनी है जिन्होंने प्रोप्राइटरी कोटिंग डेवलप की है। ये डेजर्ट सैंड और इवन ओशन सैंड को कोट करके उसे वाटर रेजिस्टेंट और वेदर प्रूफ बिल्डिंग ब्लॉक्स बना सकती है। एंड दे आर टारगेटिंग 2028 टू गो ऑन अ ग्लोबल स्केल प्रोडक्शन। अब यहाँ आता है सबसे बड़ा सवाल। हमने 20th सेंचुरी में देखा है कि कैसे ऑयल ने दुनिया की इकोनॉमी और वॉर्स को कंट्रोल किया है। जिस देश के पास तेल था उसके पास पावर थी, तो क्या 21st सेंचुरी में भी एक ऐसा टाइम आएगा जब जिसके पास ज्यादा रेत होगी उसके पास ज्यादा पावर रहेगी?
क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पास ग्लोबल वाटर रूल्स है, एयर पोल्यूशन ट्रीटीज है, पर सैंड गवर्नेंस जीरो, कुछ भी नहीं है। पानी के बाद दुनिया की सबसे बड़ी रिसोर्स आज भी अनरेगुलेटेड है, और अगर रेगुलेशंस है भी तो उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत वीक है। और जब कोई चीज इतनी क्रिटिकल हो और उसका कोई लॉ ना हो तो वहां जन्म लेती है वर्ल्ड वॉर। आपको अभी लग रहा होगा कि सैंड के लिए वर्ल्ड वॉर एक मजाक है, लेकिन नहीं। रेत सिर्फ घर बनाने में यूज नहीं होती। आपके हाथ में जो फोन है उसके अंदर का एआई आज दुनिया बदल रहा है। उसके दिल में है सिलिकॉन चिप जो आती है हाई क्वालिटी क्वार्ट्ज सैंड से। सोचिए, अगर कल को सैंड इतनी रेयर हो जाए कि सभी देश इसे एक दूसरे के खिलाफ हथियार की तरह यूज करने लगे। सोचिए, जैसे ऑयल रिच कंट्रीज ने पेट्रो डॉलर बनाया है, क्या हम एक सैंड बैक्ड करेंसी या सैंड डिप्लोमेसी की तरफ बढ़ रहे हैं? सवाल तो बहुत सारे हैं और दूसरी तरफ जवाब एक है, इनोवेशन। एम सैंड, बॉटेनिकल सैंडक्रीट और रिसाइकलिंग जैसी चीजों से रेत का इशू सॉल्व तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए पहला कदम है अवेयरनेस। आपको क्या लगता है, सैंड को लेके फ्यूचर में कुछ बड़ा होने वाला है? बताइए कमेंट्स में, क्योंकि ये डिस्कशन जरूरी है। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ऐसे और वीडियोस के लिए अपग्रेड को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।